ला क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग परिभाषा खंड पे सेकंड वीडियो देखेंगे। पहले वीडियो में ठीक है, इसके पहले थोड़ी सी परिभाषा बताई गई थी, अधिनियम का नाम विस्तार प्रारंभ बताया गया था। इस साइड पे टोटल ये वीडियो संख्या तीसरा है। इसके पहले दो वीडियो बनाया जा चुका है। पहला पूरे अधिनियम को एक बार मैंने दिखाया था। दूसरे वीडियो में अधिनियम का नाम विस्तार प्रारंभ एवं कुछ परिभाषाएं लिखी गई थी। और थर्ड वीडियो में ये तीसरा वीडियो है जिसमें शेष परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे तो धारा 2 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। ठीक है, ग्राम पंचायत की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। ग्राम पंचायत के बारे में धारा 2 में कुछ भी नहीं बताया गया, सीधे और सीधे धारा 12 को रिफर कर दिया गया कि धारा 12 के अधीन गठित ग्राम पंचायत से है। यानी इस अधिनियम के पंचायत राज अधिनियम की धारा 12 के अधीन गठित ग्राम पंचायत से है। यानी ग्राम पंचायत की परिभाषा धारा 12 को रिफर कर दिया गया। धारा 12 में ग्राम पंचायत के बारे में पूरा उल्लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत का गठन धारा 12 में बताया गया है। तो अब मैंने यहाँ अलग से एक बार नहीं लिखा क्योंकि अब धारा 12 को अभी फिर जो है जब धारा 12 पे हम लोग चलेंगे तो वहाँ डिटेल से इसको समझेंगे। ठीक है, तो आप इसका जो नोट्स बनाइएगा उसमें धारा 12 का उल्लेख यहाँ जरूर करिएगा। ठीक है, तो नोट्स बनाए जाने तक या तो आप धारा 12 के वीडियो का इंतजार करिएगा या तो धारा 12 से देख कर खुद बना लीजिएगा। लेकिन इंतजार करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से भी बना सकेंगे अपना नोट्स। उसके बाद 2 में वित्त आयोग की डिफिनेशन दी गई। ध्यान दीजिएगा, वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झा में या वित्त आयोग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 झा जो भाग 9 से संबंधित है, ठीक है, उसके अंतर्गत गठित वित्त आयोग से है। यहाँ पे वित्त आयोग का गठन ध्यान दीजिएगा 2 स्तर पे है। एक जो आर्टिकल 280 भारतीय संविधान में किया गया वो वित्त आयोग पूरे देश एवं राज्यों के लिए है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग का भी गठन किया गया है अनुच्छेद 243 झा में, जो ग्राम पंचायतों के लिए वित्त आयोग के रूप में काम करता है। यानी ग्राम पंचायतों को सिफारिश कितना करना है, कैसे ग्राम पंचायत को कार्य करना है आर्थिक स्थिति के आधार पे, तो यहाँ जो वित्त आयोग है वो इसका कार्यभार दिखेगा तो 243 पे। इसी तरीके से आप नगर पालिका में देखेंगे तो वहाँ भी वित्त आयोग की बात की गई है, लेकिन वो 243 टा में शायद मिलेगा आपको। एक बार चेक कर लीजिएगा आर्टिकल 243 टा में। और जो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के लिए वित्त आयोग है वो 280 में है, अनुच्छेद 280 में है। उसके बाद 2 अब ये वित्त आयोग भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए कम से कम प्रारंभिक परीक्षा के लिए ही महत्वपूर्ण है। मेंस में भी पूछा जा सकता है वित्त आयोग के बारे में। तो अब आपको अनुच्छेद 243 झा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसको अनुच्छेद को भी हम पढ़ाएंगे। 243 झा को आप लोगों को बताएंगे। यानी जितने भी आर्टिकल भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं उन आर्टिकल को भी मैं आप लोगों को अलग से वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक, उसके बाद धारा 2 में क्षेत्र पंचायत की परिभाषा दी गई है। और क्षेत्र पंचायत का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 2 से संबंधित। यानी 2 में 6 के अंतर्गत जो क्षेत्र पंचायत की परिभाषा बताई गई वही परिभाषा यहाँ पे है। ये परिभाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए नहीं है। 2 में ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग को परिभाषित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 243 में इस परिभाषा का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इसको आप अनुच्छेद 243 से समझिएगा कि अनुच्छेद 243 में राज्य निर्वाचन आयोग की बात की गई है। ठीक है, अभी मैं यहाँ 243 की बात यहाँ कर रहा था, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ये शायद 243 ठीक है झा है, तो ये 243 जो नगर पालिका अधिनियम में है वो 243 नहीं है, कोई और सेक्शन है, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि 243 में राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा दी गई है। उसके बाद खंड 2 में ये सब कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की परिभाषा जो पंचायत से जुड़ा हुआ है, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के परामर्श से पदाभिहित किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंचायत का मतलब क्या है कि राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी से है जिसे राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा सरकार के परामर्श से पदाभिहित किया जाएगा। यानी राज्य सरकार का कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य निर्वाचन आयोग ठीक है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में राज्य सरकार के परामर्श से पदाभिहित कर दे, नाम निर्दिष्ट कर दे, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी बन जाता है। ठीक, ऐसा थोड़ा कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए कोई वैकेंसी निकाली जाती है, नहीं। जो अन्य अथॉरिटियां गठित हैं उन्हीं को मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यभार दे दिया जाता है जब निर्वाचन का समय आता है।
उसके बाद 2 ठा में जनसंख्या को परिभाषित किया गया है, ठीक है। और जनसंख्या का मतलब अंतिम जनगणना के सुसंगत आंकड़े से है, यानी जो उस समय के अंतिम सुसंगत आंकड़े जनगणना के आ चुके हैं उसी जनसंख्या से है, तो कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है। 2 डबल ठा में परिभाषा पंचायत क्षेत्र का, ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये धारा 11(4), ठीक है, धारा 11(4) खंड 1 में घोषित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है, ठीक है। इसी अधिनियम की धारा 11(4) खंड 1 में घोषित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक क्षेत्र से है, तात्पर्य पंचायत क्षेत्र से है, कोई बहुत खास महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी याद रखिएगा। 2 डबल डैश में है सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक भूमि, दोनों का एक ही मतलब, चाहे सार्वजनिक संपत्ति है सार्वजनिक भूमि कहिए, हम किसे सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक भूमि कहेंगे, ये महत्वपूर्ण परिभाषा है, ठीक है। इसमें लिखा हो कोई सार्वजनिक भवन हो, पार्क हो, उद्यान हो या अन्य कोई स्थान हो, ठीक है, जिसमें आम नागरिक यानी जनता आसानी से पहुंच सके। अगर उसका कोई शुल्क लगता है तो शुल्क दे के, या कोई शुल्क उसका नहीं लगता तो बिना किसी शुल्क के ही, ठीक है, अगर उसमें आसानी से जनता पहुंच सकती है तो उसे हम सार्वजनिक संपत्ति या सार्वजनिक भूमि कहते हैं। इसके अंतर्गत कोई भवन, पार्क, उद्यान या अन्य स्थान भी आते हैं। 2 ढा में परिभाषा लोक सेवक की दी गई है, और लोक सेवक को यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, बल्कि आईपीसी की धारा 21 यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 में लोक सेवक की जो परिभाषा दी गई वही परिभाषा यहाँ भी प्रयोग कर लिया गया है, तो धारा 21 अब आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद 2 अड़ा में सार्वजनिक सड़क की परिभाषा दी गई, तो सार्वजनिक सड़क किसे कहेंगे, कह रहे किसी भी मार्ग, सड़क, पुल, ठीक है, कोई भी मार्ग हो, कोई भी सड़क हो, पुल हो, गली हो, चौक प्रांगण हो, तंग गली यानी सकरी गली हो, ठीक है, जिस पर जनता की पहुंच हो और दोनों ओर जो नालियां या नाले होते हैं या उससे जुड़ी हुई जो भूमियां होती हैं वो भी, ठीक है, सार्वजनिक सड़क के अंतर्गत आती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी गली, नाला या नालियां, भूमियां, ठीक है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्वामित्व में कर दिया गया है सरकार के द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी को सौंप दिया गया है, वो भी सार्वजनिक संपत्ति नहीं आएगी, ठीक है, वो सार्वजनिक संपत्ति की श्रेणी से बाहर हो जाएगा। उसके बाद 2 ता में नियत की परिभाषा, नियत कोई महत्वपूर्ण परिभाषा नहीं है, ठीक है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। अधिनियम द्वारा या बनाए गए नियमों द्वारा, ठीक है, नियत से तात्पर्य प्रिस्क्राइब, चाहे इस अधिनियम के माध्यम से कुछ नियत किया गया हो या नियमों के द्वारा किया गया हो, दोनों के माध्यम से किया गया हो, वो नियत के अंतर्गत आता है। 2 था में नियत प्राधिकारी, नियत प्राधिकारी की परिभाषा में लिखा है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की अनुसूची 3 के अंतर्गत जिसे पर नियत प्राधिकारी घोषित किया गया वो सब नियत प्राधिकारी हैं, या इस अधिनियम के तहत पंचायत राज अधिनियम 1947 के तहत राज्य सरकार के द्वारा जिसे नियत प्राधिकारी घोषित किया गया है वो भी नियत प्राधिकारी की श्रेणी में आता है। और उसके बाद 2 धाधा में उपखंड अधिकारी की परिभाषा दी गई है। उपखंड अधिकारी में लिखा हुआ है यानी उपखंड अधिकारी के रूप में जिसे नियुक्त किया गया हो, और इसके अंतर्गत अतिरिक्त उपखंड अधिकारी भी आता है, तो अतिरिक्त उपखंड अधिकारी, वो उपखंड अधिकारी के अंतर्गत अतिरिक्त उपखंड अधिकारी भी शामिल है। 2 नाम में गांव की परिभाषा दी गई, ये परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। गांव किससे कहेंगे, ठीक है, 2 नाम है, ठीक है, नानी का गांव, याद रखिएगा, गांव की परिभाषा कहाँ है, नाम यानी नानी का गांव। तो 2 नाम में लिखा है ऐसा स्थानीय क्षेत्र जो उस जिले के जिसमें वो स्थित हो राजस्व संबंधी अभिलेखों में गांव के रूप में अभिलिखित हो और राज्य सरकार द्वारा गांव के रूप में जिसे घोषित किया जाए। इसका मतलब क्या है, गांव की परिभाषा धारा 20 में भू राजस्व अधिनियम में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो गांव का मतलब होता है कि किसी भी जिले का वो गांव जो भू राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में दर्ज किया गया है उसे हम गांव कहते हैं, ठीक है। अगर भू राजस्व अभिलेख में गांव के रूप में दर्ज नहीं है तो फिर हम उसे गांव नहीं कहेंगे। तो किसी भी जिले में जितने भी गांव भू राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं वो सब गांव हैं, या राज्य सरकार अपने सामान्य या विशेष आदेश से जिसे गांव घोषित करे वो भी गांव माने जाएंगे, ठीक है। गांव के लिए कोई जनसंख्या निश्चित नहीं है कि कम से कम गांव में कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, ठीक है। और लास्ट में परिभाषा दी गई है 2 भाग में भूमि प्रबंधक समिति। ये परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा। भूमि प्रबंधक समिति इंग्लिश में कहते हैं लैंड मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। यहाँ कोई परिभाषा नहीं दी गई, धारा 28 का को रिफर कर दिया गया कि धारा 28 का के तहत पंचायत राज अधिनियम की धारा 28 का के तहत जिसे भूमि प्रबंधक समिति के रूप में घोषित किया गया, भूमि प्रबंधक समिति के अधिकार कर्तव्य सब वहीं पे बताए गए हैं। तो धारा 28 का के तहत भूमि प्रबंधक समिति
का उल्लेख किया गया है। तो जब कभी भूमि प्रबंधन समिति की परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि भूमि प्रबंधन समिति किसे कहते हैं, तब आपको धारा 2 माँ के साथ साथ धारा 28 का भी उल्लेख आपको करना पड़ेगा, तभी भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा कंप्लीट होगी। और भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष कौन होता है, जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है, ठीक है, ग्राम पंचायत का प्रधान ही भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष होता है। तो इस तरीके से आपकी सारी परिभाषाएं समाप्त हो गई। जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत हो गया, गांव सभा हो गया, भूमि प्रबंधक समिति हो गई, गांव की परिभाषा हो गई, लोक सेवक हो गया, सार्वजनिक सड़क या सार्वजनिक मार्ग, ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति हो गया, पंचायत क्षेत्र हो गया, वित्त आयोग हो गया, ठीक है, ग्राम पंचायत, ये सब परिभाषाएं आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। इनको आप नोट्स भी बना लीजिएगा इसे देख करके। लेकिन जो संबंधित धाराएं इस एक्ट की उल्लिखित की गई हैं, अगर उन धाराओं का भी उल्लेख आपको करना पड़ेगा तो आप तब तक रुके रहिएगा। मैं जब उन धाराओं का उल्लेख कर दूंगा तब आप परिभाषा में जोड़ दीजिएगा, यानी पूरा अपने पेज पे परिभाषा लिख लीजिएगा, और जिन जिन परिभाषाएं यहाँ अधूरी हैं उन पे जगह छोड़ दीजिएगा। जब हम उन संबंधित धाराओं को पढ़ाएंगे तब आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा। हाँ, संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख किया गया है, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के 243 में, आप इसको देख के भी बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं हम इस पर आपको अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि जो वहाँ लिखा है वही आपको यहाँ उतार लेना है, ठीक है, और कुछ खास नहीं करना है। उसके बाद 243 झा का उल्लेख किया गया है वित्त आयोग के लिए, तो उसको भी आर्टिकल आप देख लीजिएगा। इस तरीके से आपका प्रारंभिक धारा 1 से 2 समाप्त हो गया है। अब हम लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे, जो ग्राम पंचायत से संबंधित, ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। तो अगले वीडियो में हम लोग अध्याय 2 के साथ